रिलायबिलिटी पे फाइनली ये लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखने लगे हैं कि बट 0 to 100 9 सेकंड्स में करती है फ्लैट। पुराने वाली Volkswagen चला के वेंटो चला के अगर आप इसको चलाने आओगे यू वुड स्टिल लाइक द वेंटो। अगर आप एक चीज़ से शॉक हो जाओगे कि इसका जो 1 लीटर वर्जन आता है जो कि सपोजिडली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होना चाहिए था, उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इनका 1.5 लीटर वर्जन है। दूसरी चीज़, अगर फ़ोन आ रहा है आपके पास में, बटन उठाने का या काटने का आपके पास ऑप्शन आ जाए, वो आपके पास में नहीं है। इस ब्रांड न्यू सेडान से Volkswagen सेडान सेगमेंट जो है, मिड साइज सेडान सेगमेंट, उसमें अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है या वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रही है। अब वो बना पाते हैं नहीं बना पाते हैं वो तो समय बताएगा। मैं आपको इस गाड़ी के सारे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बताऊंगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें ओनर्स मैनुअल में नजर आई कि इन्होंने इन्फॉर्मेशन 1.6 MPI इंजन की भी दे रखी है जो कि पहले वेंटो में आता था, बट वो आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं किया गया है। बट मैं आपको बताऊंगा कि भैया क्या कुछ आपको अभी आज की तारीख में मिलता है। नमस्कार कमागड़ी देवियों सज्जनों, माय नेम इज विकास योगी, यू वाचिंग एसेंस स्टूडियो एंड हियर इज एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द Volkswagen Virtus। Alright, so the first things first, the architecture, the platform कौन सा है? MQB AOIN, ये वही प्लेटफॉर्म है जो कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म का इंडियनाइज्ड वर्जन है। एक फिक्स्ड व्हील बेस के साथ में आता है 2651 mm, जो कि हमने स्लाविया में भी देखा था, जो कि इसकी कज़न आप बोल सकते हो। इसीलिए डायमेंशंस की अगर आप बात करोगे ओवरऑल तो आपको सिमिलर लगेंगे दोनों गाड़ियों के, एक्सेप्ट कि ये लंबाई के मामले में 20 mm जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। 20 mm में एक्चुअली आप निकाल सकते हो, बम्पर को थोड़ा सा आगे करो, पीछे वाले बम्पर को थोड़ा सा आगे करो, 20 mm निकल जाएंगे। बट मोर और लेस जो व्हील बेस है, मतलब जो दोनों व्हील्स का बीच में लाइन खींच लो, यहाँ लाइन खींच लो, जो लंबाई बचती है वो एक्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स अंदर का स्पेस भी शायद हमें सिमिलर लगे, बट जब हम अंदर जाएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी बाकी जो डायमेंशंस हैं, ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी आपको सिमिलर लगेगा 180 mm। और देख रहे हो जो टिपिकल सेडान लुक है वैसा नहीं है, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता है, जो कि कई बार हेल्प करता है जब आप ट्रिकी सिचुएशन में होते हो। तो वो जो लोगों को एंग्जाइटी होती है कि भैया खराब रास्तों पे लेके जाना है तो क्या लेके जा सकते हैं सेडान को, एकदम खराब पे मत लेके जाना। ऑफ रोडिंग के लिए नहीं बनी है ये, पर आप थोड़ा बहुत जैसे कोई रैंप है तो वहाँ पे चढ़ा सकते हो, थोड़ा स्मार्टली तरीके से कर सकते हो, थोड़ा कंफर्टेबली कर सकते हो। बाकी शोबाजी के लिए आपको हर एक चीज़ दी गई है। फुल LED हेडलैम्प आपको दी गई है, LED टाइम लाइट दी गई है। हालांकि फॉग लैम्प जो है वो आपके अभी भी हैलोजन मिलते हैं। टेल लैम्प जो है वो भी आपको LED मिलती है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। अगर आप टायर्स की बात करोगे तो गुडियर के टायर्स हैं और 205 55 16 इंच आपको मिलते हैं। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो एक्चुअली आपको 195 सेक्शन का मिलता है, जो थोड़ा सा कम है, और 15 इंच का है वो। बाकी क्या बचा? बाकी ओवरऑल आई थिंक हमने सब बात कर ली है। बूट स्पेस जो है वो 521 लीटर्स है, एक्जैक्टली सेम जो कि आपको स्लाविया में मिलता है। अब अंदर क्या कुछ बदला गया है, अंदर मुझे क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लगे उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन वाइज तो डेफिनेटली वो एक टिपिकल सेडान जो Volkswagen लुक है वो आपको इसमें नज़र आता है। वो ड्रॉप पीछे से देखोगे तो आपको पसैट वाला जो झलक है वो नज़र आ जाएगी। और सटल रखते हैं ये अपने क्रोम को भी, जबकि क्रोम बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। ऑलराइट, तो अब हम इंटीरियर की बात कर लेते हैं, कैबिन की बात कर लेते हैं। इसके बारे में हमने फर्स्ट लुक वीडियो में भी ऑफ कोर्स बात की थी, डिटेल में बात कर ली थी। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि आज आपको सिर्फ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स मुझे जो कैबिन में नज़र आए, इंटीरियर में नज़र आए, उसके बारे में बात कर लें। एक चीज़ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव्स में जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये GT वर्जन है। दैट मीन्स ये रेड एक्सेंट जो आपको नज़र आ रहे हैं सब जगह पे, या फिर सीट्स पे भी जो रेड स्टिचिंग है वो आपको सिर्फ GT वर्जन में मिलती है, नॉन GT वर्जन में नहीं मिलती है। उसके अलावा कोई मोटा मोटा कोई भी बदलाव आपको नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट इसकी एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो भी आपको रेड नज़र आती है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। बट वो आपकी चॉइस है कि आपको ये रेड पसंद आ रहा है, नहीं पसंद आ रहा है, या नॉर्मल जो नॉन GT वर्जन है उसका इंटीरियर पसंद आ रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या क्या पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स हैं। नंबर 1, कैबिन में एज सच कोई कमी आपको नजर नहीं आएगी इन टर्म्स ऑफ फीचर्स। इट्स गॉट एवरीथिंग दैट यू नीड, इंक्लूडिंग दिस टच स्क्रीन जो कि बहुत ही फ्लूइड है, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। आप टच करो, फीडबैक बहुत अच्छा है, नॉट लैगी एट ऑल, मतलब प्रॉपरली आपको फील हो रहा है कि हाँ वो चीज़ है। इसी कंट्रोल के बटन्स हैं, वो यहाँ पे डेडिकेटेड बटन नहीं है, बट ये जो टच रिस्पॉन्स है वो बहुत शानदार है। तो आपको वो फील नहीं होगा कि भैया मेरे पास डेडिकेटेड बटन नहीं है। डेडिकेटेड बटन होना ऑफ कोर्स थोड़ा सा बेटर हो जाता है, बट ओवरऑल बहुत अच्छा टच रिस्पॉन्स है। और आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो मिलता है, साथ में वायरलेस चार्जिंग आपको मिल जाती है। उसके अलावा जो म्यूज़िक सिस्टम है, स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम है, वो
इतना सही साउंड कर रहा है कि आपको आफ्टर मार्केट लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो यूजुअली पहले हुआ करता था। आप सारी नई कार्स में अच्छे म्यूजिक सिस्टम्स हमको देखने को मिल रहे हैं कि आप स्टॉक से भी काम चला सकते हो। इट साउंड्स रियली रियली नाइस, जो हमने जितनी भी देर हमने चलाया हमें बहुत पसंद आया। उसके अलावा कुछ मॉडर्न फीचर जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती है। 2 स्टेप में आप वेंटिलेटेड सीट्स को सेट कर सकते हो। फ्रंट जो दोनों पैसेंजर्स हैं, मतलब ड्राइवर और को पैसेंजर है, दोनों के लिए वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती है। उसके बाद में ड्राइवर के लिए एक ऐसी चीज़ है कि अपनी फेवरेट पोजीशन में आना बहुत आसान हो जाता है। टेल टेलीस्कोप एक बहुत ही स्मूथ तरीके से हो रहा है। कईयों में हमने देखा कि बहुत ही हार्श होती है, वो एकदम प्रॉपर्ली पोजीशन में आने में दिक्कत होती है। दिस हैज़ बीन डन रियली वेल। ऑल्सो जो बटन्स की क्वालिटी है जो स्टीयरिंग व्हील पे दी गई है वो बहुत शानदार आपको नज़र आती है। इनफैक्ट बटन्स जो साइड में भी दिए गए हैं या फिर विंडो के जो ऑपरेशंस के बटन हैं वो सब बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जो आपका ORVM है उसके भी एडजस्टमेंट के बटन्स आपको दिए गए हैं, तो एक ठीक ठाक पोजीशन में आने में डेफिनेटली आपको मदद मिलती है। तो सीटिंग वाइज आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। प्लस सीट्स अपने आप में वेल कुशन्ड है, दे आर नॉट टू सॉफ्ट में दिक्कत होती है। लॉन्ग ड्राइव पे जब जाते हो तो बैक में दर्द होता है, जिनको बैक की इशूज है उनके साथ में दिक्कत होती है, वो चीज़ नहीं है। दे आर वेरी वेल कुशन्ड और वेरी वेल फिनिश्ड। जो लेदरेट फिनिश है वो बहुत अच्छा है, स्पेशली GT में वो रेड स्टिचेस के साथ में, और बेहतर लगता है मतलब दिखने में। ऑफकोर्स कंफर्ट वाइज नॉन GT वाला जो है वो भी उतना ही कंफर्टेबल है। इनफैक्ट जो रेयर सीट है वो भी बेहद कंफर्टेबल है। आगे फ्रंट में अगर कोई 6 फुट का बंदा बैठा है तो पीछे भी 6 फुट का बंदा बैठ सकता है और फिर भी चौड़ में बैठ सकता है। तो वो नज़र आ रहा है आपको कि सेडान्स के जो अपने फायदे हैं वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। जबकि बूट स्पेस भी जो है 521 लीटर्स का है। तो ओवरऑल एक स्पेशियस कैबिन है, हर एक मॉडर्न फीचर जो है वो आपको मिल जाता है। और अगर कोई फीचर जो मैं मिस कर गया हूँ, जैसे कि ऑटो डिमिंग में भी मैं बोलना भूल गया था, या ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो बोलना भूल गया था वो चीज़ मिस कर गया हूँ, या कोई और फीचर्स जो आपके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के हैं, तो वो यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट नजर आ जाएगी। बट मोटे मोटे तौर पर मैंने हर एक फीचर जो है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये इस गाड़ी को एक परिपक्व, एक ऑलमोस्ट ढंग की कार बनाता है, इन द सेंस कि आपको हर एक फीचर ऑलरेडी मिल रहा है। स्पेशली टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में। लोअर वेरिएंट्स में क्या होगा, जब हमें डिटेल्स आएंगी तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो ये हो गया कि फीचर फुली लोडेड है। नंबर 2 जो आपका जो सबसे बड़ा पॉजिटिव आप बोल सकते हो फोक्सवैगन की कार्स में, वो ये है कि ये सेफ्टी के क्लेम्स बहुत बड़े करते हैं। और एक्चुअली अभी तक जितनी भी क्रैश टेस्ट भी हुई है उसके अंदर ये लोग अच्छा परफॉर्म करते आए हैं। अभी तक MQB AO इन प्लेटफॉर्म पे हालांकि कोई भी टेस्ट नहीं हुआ है, तो मैं क्रैश टेस्ट रेटिंग आपको नहीं दूंगा। बट कंपनी का कहना है कि एक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा यूज़ किया है इन्होंने और किसी भी क्रैश वर्दीनेस के लिए तैयार है। प्लस साथ में 40+ सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। 40+ सेफ्टी फीचर्स में एक्चुअली ये लोग हर चीज़ डाल देते हैं। क्रम्पल जोन हो गया, या फिर स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत डाल देते हैं, कितने % हाई टेंसाइल स्टील है वो डाल देते हैं। बट मोटे मोटे तौर पर जो फीचर्स, एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हम जानते हैं, उसके अंदर 6 एयर बैग्स है, ABS है, EBD है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम है, प्लस 3 पॉइंट सीट बेल्ट है। रेयर में जो पैसेंजर्स हैं उन तीनों के लिए आपको सीट बेल्ट मिल जाते हैं। और रेयर पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो भी आपको मिल जाते हैं। हालांकि वो 3 ही हैं, 4 होते तो थोड़ा और बेहतर हो जाता। बट ओवरऑल सेफ्टी फीचर के मामले में भी आपको कोई भी कमी इस गाड़ी में नजर नहीं आएगी। तो पॉजिटिव्स की हमने सारी बात कर ली है, पर कुछ एक नेगेटिव्स भी हैं, कुछ एरियाज हैं जिन पे डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा एरिया है जिस पे काम करने की ज़रूरत है वो, हालांकि मतलब फिट एंड फिनिश लेवल्स वगैरह सब बढ़िया हैं, बट अगर आप सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक बोलोगे तो यहाँ पर इस सेगमेंट में इससे बेहतर सिलेक्शन ऑफ प्लास्टिक्स आपको मिल जाते हैं। फिट एंड फिनिश लेवल्स डेफिनेटली स्लाविया से बेहतर आपको ऑफर करती है, पर मोस्टली सब जगह रफ हार्ड प्लास्टिक आपको नजर आएंगे, चाहे डैशबोर्ड के ऊपर हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, सब जगह रफ प्लास्टिक आपको नजर आता है। जो कि कई बार जब आप ऑलमोस्ट ये वाला वेरिएंट जो है, मुझे लगता है कि 19-20 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आपको ये कॉस्ट करेगा, उस वक्त आप वो थोड़ा सा प्रीमियमनेस एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। हैज इट बीन अ लोअर सेगमेंट कार तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट ये चीज़ डेफिनेटली काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि ऊपर की साइड देखोगे तो डैशबोर्ड का मटेरियल या ये वाले जो मटेरियल है वो मुझे कंपैरेटिवली पहले से थोड़े कम नज़र आते हैं। हालांकि डोर्स का वेट अच्छा है अभी भी, और वो थर्ड साउंड जो है वो शानदार है, तो वो रीअश्योरिंग है। नंबर 2, अब सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि भैया सीट्स कंफर्टेबल है फॉर श्योर। फ्रंट सीट्स भी कंफर्टेबल है और रियर सीट्स भी कंफर्टेबल है, बढ़िया वेल फिनिश्ड है। बट अगेन अब प्राइस पॉइंट पे आते हैं, GT की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लगभग 19-20 लाख वाली कार के अंदर आपको अगर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, देन दैट्स अ डिसअपॉइंटमेंट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि वो आप उम्मीद करते हो आपको मैनुअल एडजस्टमेंट्स अभी भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कोई दिक्कत होती है मैनुअल एडजस्टमेंट में, बट आप उम्मीद करने लग जाते हो उस प्राइस पॉइंट पे कि ये आपको मिल जाएगा जब बाकी सेम प्राइस सेगमेंट की कार्स आपको ऑफर कर रही हो। बढ़ते हैं अगले नेगेटिव की तरफ, और वो इंफोटेनमेंट कनेक्टिविटी से रिलेटेड है। जैसे कि यहाँ पे टच स्क्रीन दी गई है, बहुत शानदार है, 10 इंच की, मस्त फ्लूइड है, बहुत बढ़िया काम करती है।
और वायरलेसली आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करने का ऑप्शन भी देती है, प्लस बाकी सारे फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। बट कुछ एक बेसिक फंक्शंस ये मिस करती है। फॉर एग्जांपल सोर्स का बटन मुझे नहीं दिया गया है। अब सोर्स का बटन क्या करता है, रेडियो पे हूँ मैं और मुझे अगर ब्लूटूथ से म्यूज़िक प्ले करना है तो वो मैं सोर्स से सिंपली एक बटन से टैप करके जा सकता हूँ। मेरे पास वो डेडिकेटेड बटन नहीं है, विच इज़ काइंड ऑफ सैड। दूसरी चीज़, अगर फ़ोन आ रहा है आपके पास में, ये स्क्रीन पे ऑप्शन ऑफकोर्स आपके पास आ जाएगा, आप यहाँ से टैप कर सकते हो, बट जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो यू यूजली डोंट डू इट। आप प्रेफर करते हो यहीं से सीधा बटन उठाने का या काटने का आपके पास ऑप्शन आ जाए, वो आपके पास में नहीं है। यहाँ से आंसर करना है तो आप ओके कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि ये शुरू हो गया है, पर अगर मुझे काटना है तो मैं क्या करूँ, ऊपर जाओ, फिर टेलीफोन में ऐसे आओ और फिर एंड करो। मतलब यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ओके को वापस दबाऊंगा तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ट्रबलसम है, और जब आप गाड़ी चला रहे हो तो ये कोई सेफ्टी वाली बात नहीं है ये। अब जो आखिरी नेगेटिव है, मतलब दो को मैं मिक्स कर रहा हूँ, आखिरी नेगेटिव जो है वो रियर सीट एक्सपीरियंस रिलेटेड है। आपके पास में सब कुछ है, कंफर्टेबल सीट्स हैं और 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, सब कुछ ठीक है, बट रियर एसी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत पावरफुल डेफिनेटली नहीं है। इनफैक्ट अभी यहाँ पे टेम्परेचर अमृतसर में 35 डिग्री होता है और जिस जगह से मैं आता हूँ वहाँ पे 45 डिग्री अभी हो रहा होगा। अगर इसकी परफॉर्मेंस यहाँ पे उतनी अच्छी नहीं है तो फिर बहुत गर्म वाली जगहों पे ना थोड़ी सी शिकायत होगी, स्पेशली रियर सीट पैसेंजर्स को। दूसरी चीज़, USB टाइप C सबको दिया गया है। अब आगे तो मैं वायरलेसली चार्ज कर सकता हूँ या टाइप C जो होगा चार्ज कर सकता हूँ, पीछे वालों के लिए भी नेसेसरली फिर आपके पास में टाइप C वाला फ़ोन ही होना चाहिए। टाइप A आपको नहीं दिया गया है, जो कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि जब 2 दे दिए हैं तो आप एक तो एटलीस्ट टाइप A वाला USB दे देते, क्योंकि अभी भी 70-80% जनता के पास में वही फ़ोन्स है। तो ये हो गए पूरे पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जो मुझे अंदर नज़र आए। ऑलराइट, तो चलाना शुरू करते हैं। और मेरे हिसाब से जो ओल्ड स्कूल फॉक्सवैगन फैंस हैं वो यही जानने की कोशिश कर रहे हैं, यही जानना चाहते हैं कि क्या ये टिपिकल फॉक्सवैगन है जो हमेशा से वो देखते आए हैं, चाहे 1 लीटर हो, चाहे फिर वो उन्होंने MPIs चलाए हों, चाहे फिर TSIs चलाए हों। ये बाय द वे 1 लीटर TSI है। स्टार्ट करते हैं इंजन को। एक्चुअली 1 लीटर के हिसाब से आइडल पे तो कोई भी वाइब्रेशंस, बहुत ही मामूली हल्के फुल्के वाइब्रेशंस आपको फील होंगे, ना के बराबर होंगे। सो दैट वे आई डोंट थिंक प्रॉब्लम है। बाहर खड़े होते हो तब आपको थोड़ा सा फील होता है कि हाँ ये 3 सिलेंडर इंजन है, 1 लीटर है। तो जैसे कि आपको पता पड़ गया होगा कि हम पहले 1 लीटर का मॉडल चला रहे हैं। 1 लीटर 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक। यस, दिस इज़ द न्यू फॉक्सवैगन, जहाँ पे आपको टॉर्क कन्वर्टर्स मिल रहे हैं और दैट मीन्स रिलायबिलिटी पे फाइनली ये लोग थोड़ा बहुत ध्यान रखने लगे हैं, क्योंकि DSGs की शिकायत हम हमेशा से सुनते आए हैं कि भैया वो थोड़े से लॉन्ग टर्म में रिलायबल नहीं है, या इंडियन कंडीशंस के हिसाब से डिस्पाइट दी वेट क्लच उनमें शिकायतें आ रही थी और मेंटेनेंस थोड़ा सा महंगा होता था, क्योंकि बेसिकली इंपोर्ट यूनिट्स होती हैं और उन्हें मेंटेन करना थोड़ा महंगा हो जाता है। ये जो 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर है ये लोकलाइज्ड है। इनफैक्ट इस गाड़ी में बहुत सारा जो सामान गया है वो फॉक्सवैगन चला रहे हैं तो इसमें जो बहुत सारा सामान गया है वो लोकलाइज गया है। लोकलाइज मतलब चाहे मटेरियल के सेंस में बात कर लो, या फिर जैसे कि इंजन भी जो है और जो गियर बॉक्स है, मतलब जो पूरा पावर ट्रेन है, उसमें भी काफ़ी कुछ लोकल सोर्सिंग हुई है, जिसकी वजह से प्राइसिंग ये एग्रेसिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल्दो जब आप इसको कंपेयर करते हो, से फॉर एग्जाम्पल Hyundai वर्ना और मतलब वो वाला जो सेगमेंट है वहाँ से थोड़ी सी महंगी होती है, क्योंकि ये सियाज और वर्ना से कॉम्पीट नहीं करना चाह रहे हैं। इनका सीधा कंपटीशन है होंडा सिटी से, और वहाँ पे डेफिनेटली प्राइस जो है वो मैच कर पाए हैं। 115 PS बोले तो लगभग 113 bhp के आसपास आपको पावर निकाल के देगा, और 172 न्यूटन मीटर्स का पीक टॉर्क निकाल के देता है, जो कि नंबर्स फॉर 1 लीटर बहुत अच्छे हैं। चलने में कैसा है, रेगुलर स्पीड्स पे अगर आप बात करोगे तो एक्चुअली 3 सिलेंडर मिड रेंज में आपको पता ही नहीं पड़ता है 3 सिलेंडर है या नहीं है, क्योंकि काफ़ी स्मूथ ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो आपको देखने को नज़र आता है। पता तब आपको पड़ता है जब आप थोड़े से पुश करने की कोशिश करते हो, तो वो जो स्ट्रगल है स्लॉट इन वाला, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्लो नज़र आता है। ऑल्सो क्योंकि एक तो 1 लेस सिलेंडर, दूसरा एक नया टॉर्क कन्वर्टर जो कि फ्यूल एफिशिएंसी को थोड़ा सा फेवर करता हुआ बनाया गया है, तो वो जो हल्का लैग है, वो जो स्पीड शिफ्ट्स आप उम्मीद करते हो DSG वाले डेफिनेटली नहीं मिलेंगे आपको। बट एक जो टॉर्क कन्वर्टर स्टैंडर्ड से अगर आप बात करोगे तो ये लोग ठीक काम कर रहे हैं। हमने रिसेंटली एक टॉर्क कन्वर्टर चला था 6 स्पीड का मारुति सुजुकी का, उससे डेफिनेटली ये फास्ट आपको नज़र आएगा। बट
अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि क्विक शिफ्ट्स तो वैसा वाला नहीं है, हल्का सा लैग आपको नजर आएगा। एक बार वापस से ट्राई करके देखते हैं एंड लेट मी टेक इट इन दी फास्ट लेन। वो हल्का सा आपको नजर आएगा कि भैया थोड़ी देर बाद जाग रहा है इंजन। जो आप एक्चुअल अचीव करना चाह रहे हो, जो स्पीड, वो व्हील्स तक जाने में वो जो लैग है वो क्लियरली आपको यहाँ पे फील होता है, जो कि मुझे लगता है कि मैनुअल में शायद ना हो, बट मैनुअल एक्चुअली हमें अभी तक मिली नहीं है चलाने को, क्योंकि वहाँ पे आप अपने हिसाब से स्लॉट इन कर सकते हो। वो जो अगर आप शुरू से मैनुअल चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि भैया आपको किस आरपीएम बैंड में किस टाइम पे चेंज करना है, वो आपका कंट्रोल थोड़ा बेहतर होता है। हालांकि यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। लेट्स सी कि पैडल शिफ्टर्स से इसमें कितना बदलाव आ रहा है। सो आई एम इन द 6th गियर। एक्चुअली जो 3rd गियर जो काफ़ी टॉल गियर होता है, और 3rd गियर जिसमें आपको वो मैक्स आउट आप कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको लग रहा है कि वो जो एकदम पावर है, ऑल्दो पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कई चीज़ें कर रहा है ये, बट उसके बाद भी वो हल्का सा लैग आपको फील होता है। बट कंपैरिजन में अगर आप बात करोगे तो कई सारी गाड़ियों से हो सकता है ये आपको बेहतर लगे, बट मैं सिर्फ फॉक्सवैगन के स्टैंडर्ड से फॉक्सवैगन को ही कंपेयर कर रहा हूँ। अभी जो पीछे आवाज़ आई आपको, इफ़ इन केस आपको सुनाई दी, बट ये एक अच्छा खासा स्पीड ब्रेकर था। अब इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। इन्होंने एक थोड़ा क्रॉस करने की कोशिश की है। 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस दिया है, जिसमें कि इन्होंने ये बोला है कि ये थोड़े बहुत ख़राब रास्तों जब आप लेके जाओगे, मतलब जो जहाँ पे यूजुअली सेडान्स टच हो जाती है, वहाँ पे टच तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है। पर उसके चक्कर में एक चीज़ और की, इन्होंने सस्पेंशंस जो है उनकी ट्यूनिंग को मोर और लेस सेम ही रखा है। ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा एक्सेसिवली कंफर्ट की तरफ हो, हल्का सा वो स्टिफनेस जो है वो आपको नज़र आ रहा है। तो ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ा हुआ प्लस हल्की सी स्टिफनेस, जो यूजुअली नहीं होता है, इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट। बट इस वजह से वो सस्पेंशन की जो आवाज़ है, ऐसे वाले जगहों पे आप स्लो भी निकल रहे हो तो आपको आवाज़ आती है। बट ओवरऑल कंफर्ट की अगर आप बात करोगे, रेयर सीट कंफर्ट की, तो एज सच कोई दिक्कत नहीं है। वो हल्का हल्का वो जो बाउंस आपको कई ऊंची गाड़ियों में नज़र आता है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वही सस्पेंशंस को हल्का सा स्टिफ रखा गया है, जिससे कि एक राइड मेंटेन भी हो जाए और ख़राब रास्तों पे एक वो माइंडसेट आपका रेडी हो जाए कि भैया हाँ, अगर 4 लोग भी बैठे हैं तो टच नहीं होगी। और हम जितनी जगहों पे लेके गए, एक्चुअली भी हमें ज़्यादा खराब रास्तों पे तो लेकर गए ही नहीं है, बट टच अभी तक तो नहीं हुई है। और वो सस्पेंशन का ट्रैवल जो है वो कम है, तो इसलिए स्टिफनेस आपको फील हो रही है। तो मैंने बोला सस्पेंशन स्टिफ है, दैट मीन्स कि हैंडलिंग जो है वो शानदार होनी चाहिए। मतलब वो जो फॉक्सवैगन से आप उम्मीद करते हो कि भैया एकदम प्रिसाइज आपकी हैंडलिंग होनी चाहिए। बट ध्यान रखिए, ये एक मिक्स्ड अप्रोच है कि लोगों को लाइट स्टीयरिंग चाहिए तो हमने लाइट स्टीयरिंग दी है, बट ऐसा भी ना हो कि बाउंसी हो जाए राइड, तो हमने सस्पेंशन को थोड़ा स्टिफ किया है। वो राइड और हैंडलिंग बैलेंस जो है, दैट इज़ एन आर्ट बेसिकली, जो बहुत लोग अचीव करना चाहते हैं। बट इनके साथ में वो 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी आ गया। तो अब ओवरऑल हैंडलिंग कैसी है? एक्चुअली अगर आप मुझसे पूछोगे, पुराने वाली फॉक्सवैगन चला के, वेंटो चला के अगर आप इसको चलाने आओगे, यू वुड स्टिल लाइक द वेंटो, अगर आप वो हैंडलिंग एस्पेक्ट से फॉक्सवैगन को देख रहे हो। बट अगर आपसे मारुति सुजुकी से और ह्यूंडई से आ रहे हो तो डेफिनेटली आपको ये थोड़ी सी बेटर लगेगी। बट फॉर अ फॉक्सवैगन स्टैंडर्ड आई एम डूइंग अबाउट 100 kmph एंड स्टिल फील्स लाइट, टू बी ऑनेस्ट। और वो कम्युनिकेशन जो है वो लैक कर रहा है कि आप एक टाइम पे वेंटो को 100 के ऊपर, 100 छोड़िए, आप 70-80 पे भी चलाते थे, और आप अगर टर्न करते थे, अभी कंपैरेटिवली खाली रोड है, बहुत अंडर स्टेयरी ये लगेगी। अगर अंडर स्टेयरी टर्म ये है कि आप जितना स्टेयर कर रहे हो उससे कम स्टेयरी, तो थोड़ा ज़्यादा आपको स्टेयर करना पड़ रहा है बेसिक टर्म में। और पहले वाली प्रिसाइज थोड़ी ज़्यादा होती थी, तो वो प्रिसेशन थोड़ा लैक करती है। बट लाइक आई सेड, ये टारगेट करना चाह रहे हैं अभी तक, या वो मिक्स्ड अप्रोच से जाएं तो उन लोगों को भी अट्रैक्ट कर पाएं जो नए बायर्स हैं। तो उस लिहाज से आई डोंट थिंक दिक्कत होगी। लाइट स्टीयरिंग यूजुअली लोग सिटीज़ में बहुत पसंद करते हैं, और ये जो ट्रेंड है वो हमने देखा है कि ह्यूंडई का जो राइज है वो पूरा का पूरा वही राइज है, एकदम लाइट स्टीयरिंग देते थे वो पहले, और इतना कुछ खास कनेक्ट नहीं होता था। वैसी सी अप्रोच आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। थोड़ी सी हाई स्पीड जब आप करना चाहो, जो कि हम नहीं कर सकते हैं अभी इन कंडीशंस पे, बट कभी लंबे समय के लिए आएगी तब हम करेंगे। बट ओवरऑल आई थिंक आप इजीली इससे हाई स्पीड कर सकते हो। कंपनी का क्लेम है 190 kmph की टॉप स्पीड है, बट हमारे पास कोई रोड नहीं है जहाँ पे हम टच कर पाएँ। तो 100 तक गए हम, 120 तक गए, तब तक कोई दिक्कत आई नहीं है। ब्रेकिंग एक्चुअली इस गाड़ी की अच्छी है, कंसिडरिंग आपके पास में सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक्स है फ्रंट में, और रेयर में ड्रम ब्रेक्स हैं, डम ब्रेक्स नहीं, रेयर में ड्रम ब्रेक्स आपको दिए गए हैं।
जो कि अच्छा काम कर रहे हैं डेफिनेटली। तो वो जो एक माइंडसेट आता है कि डिस्क ब्रेक हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, बट इनका कैलिब्रेशन एक्चुअली बहुत अच्छा है और कई बार ड्रम्स जो हैं वो डिस्क से बेहतर परफॉर्म करते हैं अगर आप रेगुलर ब्रेक्स की बात करो। ऑफकोर्स ABS, EBD एंड ऑल ऑफ दैट इज देयर। अब हम चलाएंगे इसका असली, मतलब वो जो Volkswagen के फैंस जो देखते हैं कि भैया स्पीड चाहिए, 1.5 लीटर का जो मॉडल है उसको अब हम इसके बाद में चलाएंगे। और राइट, तो लाल कलर की गाड़ी हमारे पास आ गई है, चेरी रेड इसे ये बोलते हैं। दिखने में डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है और ये जो कलर है वो आपको GT के साथ में मिलता है और मेरी आवाज़ में भी थोड़ा सा आपको ज़्यादा एंथुसियाज्म नज़र आ रहा होगा क्योंकि GT है बाय द वे। जो 1 लीटर की सारी कमियां थी कि भैया टैप करते ही पावर आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वो यहाँ पे टैप करते ही वो जो बूस्ट सॉर्ट ऑफ एक इफेक्ट है कि टर्बो जब किक इन हो रहा है तो वो जो फील है वो थोड़ी सी बेहतर यहाँ पे फील है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो फीलिंग है। यहाँ पे लैग एक्चुअली उतना ज़्यादा फील भी नहीं होगा क्योंकि अंडरस्टैंड वन थिंग कि ये जो गाड़ी है ये एक 4 सिलेंडर इंजन भी है। जब आप 1 लीटर टर्बो चलाओगे और ये 1.5 लीटर टर्बो चलाओगे तो 1.5 लीटर आपको 4 सिलेंडर मिलता है। तो वो जो टिपिकल वाइब्रेशंस प्लस टिपिकल जो लैग 3 सिलेंडर का होता है वो आपको यहाँ पे फील नहीं होता है, विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग ऑफ कोर्स। और जैसे कि मैंने कहा कि इसके अंदर वो जो मोमेंटम बनाना और जो स्पीड बनाना है वो बहुत ज़्यादा ईजी है। द मोमेंट यू हिट 1500 RPM यू टैप इट, खटाक से रेड लाइन करने की कोशिश करता है। 5500 6000 पे इसका एक्चुअली रेड लाइन है, बट जैसे ही टैप करोगे वो रेड लाइन करने की कोशिश करेगा और वो एक बहुत ही स्पोर्टी साउंड भी आपको देता है। और साथ में वो 0 to 100 जो लोग हैं जिनको 0 to 100 करने में मज़ा आता है, सबको आता है एक्चुअली मज़ा, बट 0 to 100 9 सेकेंड्स में करती है फ्लैट, ऐसा कंपनी का कहना है। हमारे पास कोई V बॉक्स नहीं है, कोई ऐसा और इक्विपमेंट नहीं है कि हम जिससे टेस्ट करें, बट ऑफकोर्स लगने में उतनी ही फास्ट लग रही है कि 9 साढ़े 9 सेकेंड्स में डेफिनेटली ये चीज़ अचीव कर सकती है। तो जैसे ही 1 लीटर के बाद में आओगे आप तारीफ़ करते रहोगे, बट पर उसके बाद में एक चीज़ आपको याद आएगी कि भैया ये Volkswagen है। अगर ये रेगुलर कार होती है और उसमें 1.5 लीटर का दिया जाता तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इट्स अ बिग इंप्रूवमेंट, यहाँ पर भी बिग इंप्रूवमेंट है। बट डायनामिक्स वाइज ना आपको वो जो अगेन मैं हमेशा बात कर रहा हूँ 1 लीटर वाले में भी, वो जो कनेक्ट है, वो जो कॉन्फिडेंस आता है आपको प्रॉपर स्टीयरिंग फीडबैक से कि कहाँ मोड़नी है, कितनी मोड़नी है, कितना इनपुट आप दे रहे हो उतना ही व्हील्स पर डिलीवर हो रहा है, वहाँ पे ये थोड़ी सी अंडर स्टीयरी आपको लगेगी। मतलब आपको ज़्यादा स्टीयरिंग इनपुट देना पड़ेगा एक चीज़ को करने में। और अगर आप इसके जस्ट बाद में अगर आप रैपिड, वेंटो, पुरानी जनरेशन और इनफैक्ट पोलो वो चलाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये डेफिनेटली वो जो फ़र्क है वो काफ़ी क्लियर नज़र आता है। आई वुडंट स्टिल से इट्स नॉट अ फन कार, इट इज़ अ फन कार। इट्स बहुत शानदार इंजन आपको मिलता है जो कि ग्लोबली अक्लेम्ड इंजन है और इसी वजह से इसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें लोकलाइजेशन लेवल ना के बराबर होता होगा, अगर होता भी होगा तो। और इसमें 7 स्पीड का DSG आपको मिलता है जो कि अपने शिफ्ट्स के लिए, फास्ट शिफ्ट्स के लिए जाना जाता है। जल्दी आपको गियर डाउन करने की कोशिश करता है, मतलब शिफ्ट डाउन जो है बहुत जल्दी होता है। यू टैप इट, एक गियर डाउन, 2 गियर डाउन, इनफैक्ट D5 थे हम लोग और D3 आ गए हैं। नाउ इट स्टार्ट्स पिकिंग अप, नाउ दैट गिव्स यू एंथुसियाज्म। बस वो स्टीयरिंग अगर मुझे पोलो वाली कोई इसके अंदर दे देना तो दिस वुड बी द कार दैट आई वुड लाइक टू बाय। आई होप इसका कुछ और एक स्पोर्टी वर्जन विद बेटर ट्यून्ड स्टीयरिंग अगर मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है दोनों गाड़ियों में, कोई फ़र्क नहीं है। इसके अंदर भी आपको वही 2 डुअल डिस्क सेटअप मिलता है फ्रंट में, जो कि विच इज़ काइंड ऑफ सैड क्योंकि अगर आप ऑलमोस्ट 19-20 लाख वाले उस रीजन में जा रहे हो तो 4 डिस्क आप एक्सपेक्ट करने लग जाते हो। अब बात करते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, और आप एक चीज़ से शॉक हो जाओगे कि इसका जो 1 लीटर वर्जन आता है जो कि सपोजिडली ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होना चाहिए था, उससे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट इनका 1.5 लीटर वर्जन है जो कि 4 सिलेंडर है, टर्बो आता है, पावर फिगर्स 150 bhp है, टॉर्क उसका 250 Nm है। यहाँ पे DSG आपको दिया गया है जो कि अपने क्विक शिफ्ट्स के लिए जाना जाता है। तो ये सारे के सारे फिगर्स अगर आप एक तरफ देखोगे ऑन पेपर तो आप बोलोगे भैया ये फ्यूल एफिशिएंसी निकाल नहीं सकती है, बट देयर इज़ अ ट्रिक ये है कि इसमें सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी आपको दी गई है। अब सिलेंडर डीएक्टिवेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? मान लीजिए आप 100 की स्पीड कर रहे हो, आराम से आप चला रहे हो, 100 की स्पीड धीरे धीरे करके आ रहे हो और 1800 RPM के आसपास ये 100 टच कर देता है अगर आप हाईवेज पे जा रहे हो। द मोमेंट दैट हैपन्स
उस टाइम पे सिस्टम को समझ में आता है कि भैया यहाँ पे ज़्यादा फ्यूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक काम करो, जो 2 सिलेंडर्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दो। उनको डीएक्टिवेट कर दिया तो 2 पे ही कंसिस्टेंटली आपका जो इंजन है वो चलता है। आप अगर बेसिक्स भी जानते हो इंजन के बारे में तो आपको पता होगा कि इंजन पे जो स्ट्रेन होता है वो सबसे कम होता है जब वो हाईवे पे होता है। आप एक सर्टेन स्पीड जब चला रहे हो, जैसे मान लो आपने क्रूज कंट्रोल ऑन कर दिया, 100 पे कर दिया उसको आपने, तो वो एक सर्टेन आरपीएम पे चलता रहेगा। तो उस टाइम पर इंजन पर जो थकान है वो सबसे कम आ रही है, स्ट्रेन जो है वो सबसे कम आ रहा है, और इस टाइम पर वो सबसे ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होता है। इसीलिए हाईवेज पे जो गाड़ियाँ होती है वो ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी निकालती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगी कि 2 सिलेंडर आपने डीएक्टिवेट कर दिए तो आपने कॉम्पनसेट कर दिया उस फ्यूल एफिशिएंसी को जो शहर में आपने ज़्यादा लगाई है, या मज़े में आपने जो एंथुसियाज्म में आपने जो ज़्यादा फ्यूल खर्च किया है उसको कॉम्पनसेट ये कर देती है। अभी इसको रीसेट किया गया था लगभग 50 किलोमीटर पे, और हर तरीके से चलाया गया इसको। तेज़ हमने ट्रैकिंग शॉट्स के लिए यूज़ किया, और जैसे भी अपने हिसाब से जैसे भी करना है वैसे हमने किया, और ये लगभग 12 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी दिखा रहा है, विच इज़ काइंड ऑफ ग्रेट। दैट मीन्स अगर आप और ज़्यादा तमीज़दार तरीके से इसे चलाओगे, जो कि हमसे तो ज़्यादा ही चलाओगे क्योंकि हमें कई बार टेस्ट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा तेज़ चलानी पड़ती है, कुछ क्लोज रोड्स पे कई बार स्लो करना पड़ता है, सिटी में चलाना पड़ता है। बट अगर आप बहुत ही तमीज़ से चलाओगे तो हाईवे पे इससे फ्यूल एफिशिएंसी 17 निकालना, मुझे ऐसा लगता है 16-17 निकालना वुडंट बी टू मच। आराम से ये निकाल सकती है। और सिटी में ऑफकोर्स ये थोड़ी सी मात खा जाएगी, सिटी में आपको वही 9-10 kmpl की फ्यूल एफिशिएंसी ये निकाल के दे देगी। बट ऑन एन एवरेज सिटी प्लस हाईवे से, सिटी आपका 20-30% है और हाईवे आपका 70% है, तो आप आराम से 14-15 की फ्यूल एफिशिएंसी इससे निकाल सकते हो, विच इज़ कमेंडेबल। हमने फॉक्सवैगन की गाड़ियों में वो देखा नहीं है। बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस दोनों गाड़ियों में जैसे डायनामिक्स वाइज कोई ज़्यादा नहीं है। सो दैट्स इट, फाइनल जो हमारा निर्णय है, वर्डिक्ट है, वो आपको सुनाते हैं। That's it people on the Volkswagen Virtus और Virtus और whatever you want to call it। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, जो भी पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स लगे मुझे इंटीरियर के और परफॉर्मेंस वाइज वो सब मैंने बता दिया है। आई होप ऑलमोस्ट सब चीज़ें मैंने कवर कर ली हो। एक चीज़ जो इसके नेगेटिव्स को पूरे तरीके से एराडिकेट कर सकती है या एकदम इग्नोर किया जा सकता है, वो इसकी प्राइसिंग। अगर प्राइसिंग अट्रैक्टिव रख दें, जो कि एक थोड़ा चैलेंज होगा क्योंकि ऑलरेडी हम स्लाविया के साथ में अच्छी खासी प्राइस देख चुके हैं उसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की। बट अगर ये थोड़ा सा अच्छा पैकेजिंग कर दें वेरिएंट वाइज, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट के तौर पर साबित हो सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। अगर कोई सवाल हैं अभी भी रह गए हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।